पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के क्लास में आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट आइडियाज के बारे में। लास्टली मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, लेकिन उसमें दो मॉडल्स यूज किए जाते हैं। मॉडल्स इन द सेंस कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के दो इंटरप्रिटेशन है। कई लोग मानते हैं बहुत ही रिजिड सा व्यू है, और थोड़ा सा ये मानते हैं कि हाँ, स्टेट के लिए थोड़ा सा मान लीजिए रिलेटिवली लिबरल व्यू है। लिबरल तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ, स्टेट को थोड़ी सी ज्यादा एक सॉफ्ट व्यू यहाँ पे दिया गया स्टेट के लिए। तो हम चलिए बात करेंगे मॉडल्स ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट मार्क्सिस्ट हैव रिवील्ड टू मॉडल्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ये वर्ड याद रखिएगा। मार्क्सिस्ट होते हैं दोज हु फॉलो द मार्क्स आइडिया, फॉलोअर्स ऑफ मार्क्सिज्म। उन्होंने दो मॉडल्स बताए हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के। The very first is instrumentalist model and the second is relative autonomy model. देखो, दोनों ही मॉडल एक्सप्लेन करते हैं स्टेट के नेचर को। फर्क बस इतना है कि जो फर्स्ट मॉडल है वो ये मानता है कि पहले हुआ करती थी स्टेटलेस सोसाइटी। उस टाइम सोसाइटी के अंदर दो सेक्शन हुआ करते थे, एलिट और वर्कर। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास थी और जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी वो। तो जो रिच पर्सन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट क्रिएट किया। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये थ्योरी मानती है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल, कि हाँ, स्टेट के जो क्रिएशन है, स्टेट का ओरिजिन हुआ, उसके पीछे मेन रीजन यही है कि एलिट्स को अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उनको एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो पावरफुल भी हो, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट में काम भी कर सके। एंड उसके लिए स्टेट जो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन था उनके पास, एंड दैट इज वाई दे क्रिएटेड दी स्टेट। ऑन दी अदर हैंड रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल ये मानता है कि ऑल्दो हम मानते हैं कि स्टेट जो एलिट्स या रिच लोग हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है, मोस्टली उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए काम करता है। बट इट डज नॉट मीन कि स्टेट जो भी फंक्शन कर रहा है वो सारे उन्हीं के अकॉर्डिंग कर रहा है, नहीं। स्टेट के रिलेटिव ऑटोनॉमस डिसीजंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट व्यू हमें देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थोड़ा सा रिजिड व्यू है, अगर मैं अपने तरीके से आपको बताऊं तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल के बारे में जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल के तहत मार्क्स एंड एंजल्स कहते हैं that the state was created to defend the economic interest primarily. Okay, primarily, and ultimately the state was converted into an instrument used by the owners of the property. यानी स्टेट को एक ऐसे पर्सन एक ऐसी एजेंसी की तरह क्रिएट किया गया जो जो रिच पीपल है, ठीक है, जो ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी ओनर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। और इस वाइटल फंक्शन से, इसी फंक्शन के बेसिस पे मार्क्सिस्ट इस बात को कंक्लूड करते हैं that there is a particular model of Marxist theory of state which is called the instrumentalist model। इस मॉडल की जो सेंट्रल आइडियोलॉजी है वो ये है कि स्टेट को यूज किया गया एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्टेट को यूज किया जाता है टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और इसके मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी इस आइडिया को आगे लेके जाने वाले कौन कौन है? राल्फ मिलिगन आते हैं, सैंडरसन एंड एविनेल। मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर प्रॉपरली सो कॉल्ड इज मेयरली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑपरेटिंग अनदर। यानी पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पावर महज एक ऑर्गेनाइज्ड पावर है जो एक क्लास का डोमिनेशन स्टैब्लिश करती है ओवर अनदर क्लास। यानी एक क्लास को दबाया जाता है, उसको शोषण किया जाता है बाय अनदर क्लास। ठीक है। तो यही पॉलिटिकल पावर है। जो मैं आपके लिए वर्ड यूज कर रही हूँ ना, जैसे एलीट, रिच, ये वर्ड मार्क्स ने यूज नहीं किए थे। मार्क्स ने जो वर्ड यूज किया था दैट वाज बुर्जुओजी। ठीक है, दैट इज बुर्जुओजी।
The bourgeoisie, in order to establish its full control over the industry and the economy, has constantly transformed the industry mode of production. अब इसको समझो, ये जो थिंकर्स हैं ये मानते हैं कि रिच पीपल्स ने या एलिट पीपल ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया। कैसे? क्योंकि वो नई मशीनरी लेकर के आए, उन्होंने प्रोडक्शन टेक्निक को इम्प्रूव कर दिया, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस दे established their full control over the industry and the economy. This instrumentalist approach to the politics, highlighted by Marx and Engels, also has important place in the German ideology. German ideology जो बुक है वो 1846 के अंदर लिखी हुई है। मार्क्स और एंजल्स ने ये माना कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई क्लास नहीं होगी, और क्लास नहीं होगी तो स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अल्टीमेटली ही वांटेड स्टेटलेस सोसाइटी। अब इसको समझो, हम मार्क्स के आइडियाज को बेटर वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यानी अभी तक हमने नोट्स को पढ़ा, अभी थोड़ा सा उसको डिकोड करते हैं, जो चीजें हमने पढ़ी उसको। मार्क्स, कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने ये माना कि स्टेट को क्रिएट किया गया टू डिफेंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बाकी इंटरेस्ट भी थे बट मेनली जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके प्राइमरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। इसके साथ ही इसीलिए इस पर्पस के लिए स्टेट का पर्पस क्या बन गया? टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआजी। एंड इसके लिए स्टेट की पुलिस, स्टेट की मिलिट्री और स्टेट की ब्यूरोक्रेसी, these things converted into an instrument used by these bourgeoisie, used by the owners of property। और इसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आइडिया या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल। ठीक है, आपने सुना होगा लेनिन के बारे में, यूएसएसआर के जो लीडर रहे लेनिन, उन्होंने भी इस मॉडल को बहुत ही पसंद किया। ठीक है, मार्क्स ने भी काफी बुक्स की, अगर हम पढ़ें उनकी राइटिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इंटरप्रेट करें, तो उनके अंदर लगता है कि हाँ उन्होंने इसी मॉडल के बारे में बात की थी। रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद, 1917 के अराउंड, यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, इसमें जो वहां का लीडर था, जो राजा हुआ करता था, उसको गद्दी से हटा दिया गया था, और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया था। मेन जो इसके लीडर थे वो थे लेनिन। एंड लेनिन ने बुक पब्लिश की थी स्टेट एंड रेवोल्यूशन। इस बुक में उन्होंने माना था कि जो स्टेट्स के बीच में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है जो क्लास के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है ना, उनके बीच में जब मतलब एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो उसका रिजल्ट होता है स्टेट। बुर्जुआजी यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, स्टेट का यूज किया जाता है। एंड मार्क्स का ये मानना था, मार्क्स ने अपनी राइटिंग्स में ये प्रूव किया दैट हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्टेट बुर्जुआजी सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसका मतलब स्टेट है, वहां पर बुर्जुआजी है, और बुर्जुआजी है तो वहां पर कन्फ्लिक्ट है, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, मार्क्स का मानना था कि स्टेट जो है वो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल इन द सेंस कि इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा डोमिनेंट सेक्शन है स्टेट, स्टेट के ऑफिशियल्स और स्टेट।
यानी कि बुर्जुआजी स्टेट वो होता है जिसमें कंप्लीट कंट्रोल एक डोमिनेंट क्लास का होता है। जो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल क्लास होगी, डोमिनेंट क्लास होगी, वो स्टेट का यूज करेगी अपने पर्पस को सर्व करने के लिए। ओके, तो वी कैन से कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट के अंदर दो मेन क्लासेस होती हैं और दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, और उनके इंटरेस्ट अपोजिट होने की वजह से उनके अंदर आप कंफ्लिक्ट को टाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए वो क्या करेंगे, वो इस कंफ्लिक्ट को एक तरीके से रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये कंफ्लिक्ट उनको ना प्रेरित करता है या उत्तेजना भरा होता है। ठीक है, और उनके बीच में कंफ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। रिवोल्ट होते हैं, बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं, वर्कर्स के द्वारा बहुत रिवोल्ट किया जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि जो बुर्जुआजी, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो रिवोल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और अगर स्टेट नहीं होता देन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ठीक है, मार्क्स एंड एंजल्स की एक राइटिंग है जिसको बोलते हैं, एक तो था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक थी जर्मन आइडियोलॉजी। देखो, इनके अंदर उन्होंने ये माना, मार्क्स एंड एंजल्स ने माना कि हाँ, उन्होंने एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आइडिया को एक्सेप्ट किया, लेकिन जिन्होंने इस चीज को एनालाइज किया, इस राइटिंग को जो एनालाइज करने वाले थे, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन बीइंग जो बुर्जुआजी क्लास थी, उन्होंने पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ली और धीरे धीरे उन्होंने अपनी अथॉरिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर ली। अभी तक क्या था, स्टेट अलग था, कैपिटलिस्ट अलग थे। कैपिटलिस्ट ने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए स्टेट बनाया, लेकिन अब क्या है, कैपिटलिस्ट खुद ही स्टेट की जो पॉलिटिकल पावर है उसको कंट्रोल करने लगे। ठीक है, बुर्जुआजी ने अपने जो काम करने का तरीका था, मोड ऑफ प्रोडक्शन था, एक तरीके से जो मशीनरी थी वो सब बदला, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, है ना। एंड एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, उन्होंने न केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी को कंट्रोल किया, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी अपना कब्जा बनाने की कोशिश की। एंड इन्होंने क्या किया, मार्क्स ने माना कि बुर्जुआजी ये काम तभी कर पाए क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट वहां पर था। कार्ल मार्क्स की जो बुक है जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में उन्होंने लिखी थी। इस बुक, ये 700 पेजेस की एक मान लीजिए राइटिंग है पूरी, इसके अंदर बुक्स है ये पूरी, मॉस्को एडिशन अगर हम देखें। इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल के बारे में काफी कुछ जिक्र किया गया है। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर के लिखी थी। एंड इसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो स्टेट है बेसिकली इट इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। दूसरा कि उनका जो कंट्रोल है वो लोकल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिक्स तक भी उनका इन्फ्लुएंस अब देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है दैट इज रेगुलेटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ लोकल एंड नेशनल लेवल। यही सेम चीजें कार्ल मार्क्स अपनी बुक मैनिफेस्टो, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके अंदर कहते हैं। ओके, मार्क्स एंड एंजल सिविल सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं और उनका ये मानना था कि सिविल सोसाइटी तक भी कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा कंट्रोल की गई है। सिविल सोसाइटी में आ जाते हैं आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल
ये सारे इंस्टीट्यूशन सिविल सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसके ऑनर नहीं होंगे, ऑनर नहीं होंगे तो वहां पर बुर्जोजी क्लास नहीं होगी, बुर्जोजी क्लास नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, स्टेट भी नहीं होगा। यानी कि आई कैन कंक्लूड दिस दैट मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल है, it is closely related with the development of property and state structure। अगर मैं इसको असेस करूं, ये तो आपको समझ में आया पूरा मॉडल। अगर हम इसको असेस करें तो पहला तो ये माना जाता है कि ना ही मार्क्स ने और ना ही एंजल्स ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ये इंटरप्रिटेशन है उनके फॉलोअर्स की, और उनके फॉलोअर्स को ऐसा लगा होगा या उनके फॉलोअर्स ने ऐसा सोचा कि मार्क्स और एंजल्स ने शायद ऐसा कहने की कोशिश की है। सो दैट इज नॉट ए क्लियर कॉन्सेप्ट, वेगनेस है। फिर कई ओपोनेंट या क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्टेट हर बार बुर्जुआजीज के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, हर बार नहीं और हर इवेंट पे नहीं, ये भी अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। न्यूट्रलिटी कह लो चाहे इम्पार्शलिटी कह लो, ठीक है। फिर एक और क्रिटिक्स हुए हैं बॉब जेशॉप करके, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर वेगनेस है। अगर हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच को पढ़े देन देयर इज अ वेगनेस इन डिवाइजिंग द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। जेशॉप कहते हैं कि स्टेट सिंपल है और एक ऑर्डिनरी सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म का टैग देना अनजस्टिफाइड होगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कैपिटलिस्ट यूज करते हैं स्टेट का फॉर द पर्पस एक्सप्लॉइटेशन, बट बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन के लिए वो काम करते हैं, उनके और भी पर्पस होते हैं, ठीक है, सम अदर पर्पस भी वो यूज करते हैं। बट उनका ये कहना था कि इट इज अनलकी कि मार्क्स ने इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। जिसको भी ये मानते हैं कि एट डिफरेंट टाइम्स मार्क्स और एंजल्स ने भी स्टेट के अदर रोल्स के बारे में बात की है, लेकिन उनके जो सपोर्टर और उनके फॉलोवर थे उन्होंने एक पर्टिकुलर रोल को ही ज्यादा तवज्जो दी, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा, मतलब कहते हैं ना ओवर एम्फेसाइज्ड अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कैपिटलिस्ट जो है वो एक डोमिनेंट सेक्शन की तरह काम नहीं करे, बट इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया बाय द मार्क्स। चलिए नेक्स्ट जो मॉडल है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल के बाद में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल। रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल क्या मानता है कि दो द कैपिटलिस्ट स्टेट वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंट क्लास, दैट इज bourgeoisie class, but it also exercise its power autonomously। जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है स्टेट का वो किसी भी क्लास के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, ठीक है। और इसी को कुछ मार्क्सिस्ट मान लीजिए या कुछ जो फॉलोवर रहे मार्क्स के, उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया एज द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। रिलेटिव ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब ये नहीं है दैट अ स्टेट इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर या इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ डोमिनेंट क्लास, नो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, डोमिनेंट क्लास का इन्फ्लुएंस रहता है, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जब वो किसी इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहा होता, ऑटोनोमसली वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है। मार्क्स डिड नॉट डायरेक्टली डिनोट टू द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, लेकिन जर्मन आइडियोलॉजी जो उनकी बुक थी, साथ ही साथ 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट बुक के अंदर उन्होंने काफी हिंट भी दिए हैं। आपको पता होगा कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस जो था वो नेपोलियन के कंट्रोल में आ जाता है, एंड ड्यूरिंग द नेपोलियंस रूल
फ्रेंच स्टेट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द पावर ब्यूरोक्रेसी। नेपोलियन एक कोड लेके आते हैं जिसको नेपोलियन कोड बोलते हैं इन द ईयर 1804, और इसमें वो बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं, और इस रिफॉर्म के तहत वो एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी को बनाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स राइटिंग, इट एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास रूल ऑफ बुर्जुआजी। उसके बाद में 1915 में आई एम सॉरी फॉर द डेट्स, 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है इन दी बैटल ऑफ वाटरलू। और उसके बाद में जो आने वाले रिजिम्स थे, जो आने वाले एम्परर मान लीजिए, जो भी लोग उस गद्दी पे बैठे, उनके लिए स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है विच इज यूज्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन फिर भी स्टेट की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम नहीं हुई, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वालों का दावा था वो काफी हद तक सही साबित हुआ। बट फिर आते हैं सेकंड बोनापार्ट। ये तो फर्स्ट नेपोलियन बोनापार्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में एक और आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकंड बोनापार्ट। उनके रूल में स्टेट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द स्टेट सीम्स टू हैव सम मेड टू हैव सम चेंजेस, एंड धीरे धीरे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं मार्क्स ने 1851 से लेकर के 1852 में एक बुक लिखी जिसका नाम था 18th ब्रूमेयर, और उसके अंदर उन्होंने स्टेट की दोनों साइड्स को ऑब्जर्व किया, अपोजिट साइड्स को। कैसे जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरह कैसे यूज किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पार्शियल एजेंसी कैसे है। यानी उन्होंने एक था ना फेवरेटिज्म वाला एस्पेक्ट भी उन्होंने नोटिस किया, और इम्पार्शियलिटी वाला भी उन्होंने नोटिस किया। ठीक है। So Marx and Engels have visualized the state from the background of materialism, but they also never ignored the philosophical aspect of state. And this ideology has an important role in the management of state. देखो, मार्क्स अपने टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसको ऑब्जर्व करते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। एंड उनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो हुए उनके कैरेक्टर आइडेंटिकल नहीं थे, यानी सेम कैरेक्टर नहीं थे। अगर हम उनके रिसेंट लिटरेचर को देखो, यानी कि जो एनालिस्ट रहे, जो जिन्होंने मार्क्स की थ्योरी को स्टडी किया, मार्क्सिस्ट जो रहे, या एनालिस्ट बेटर वर्ड रहेगा, उन्होंने माना कि मार्क्स एंड एंजल्स ने कंप्लीटली ये नहीं कहा था कि स्टेट का इम्पार्शियल रोल नहीं हो सकता, मतलब कंप्लीटली इस बात को त्यागा नहीं था, उन्होंने रिपुडिएट नहीं किया था। और ये चीज बहुत सारे उसके अंदर देखने को मिलते हैं उनके राइटिंग्स में। एक ऐसे ही सपोर्टर रहे उनके राल्फ मिलीबन। इनकी एक बुक आई थी 1965 में, सोशलिस्ट रजिस्ट्रार। मिलीबन हैज सेड दैट तो द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला मॉडल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। And it is demonstrated in political studies that the state generally admit those policy and try to implement schemes which will give constructive result in long run and will serve the purpose of state as well as that of the bourgeoisie in effective way. इसीलिए ये याद रखना कि हमेशा स्टेट, ये इनका कहना है, ठीक है, स्टेट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को ज्यादा प्रेफर करता है देन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ज्यादा फेवर किया जाता है या ज्यादा सर्व करने की कोशिश की जाती है। अब होता ये है कि जहां पर प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, यानी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जहां पर है, मल्टीपल पावर ग्रुप्स हैं जहां पर, तो बहुत सारे एलिट ग्रुप होंगे, और उन एलिट ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली वो सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करेंगे, देन देयर विल बी कंफ्लिक्ट।
तो यहाँ पर क्या करता है, स्टेट की जो अथॉरिटी होती है दैट प्रोसीड्स cautiously and judiciously, एंड ये चीज बताती है कि स्टेट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। ठीक है, स्टेट ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कंफ्लिक्ट के पीछे रीजन क्या है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेट ट्राई टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी और एस्टैब्लिश इट्स ऑटोनॉमी। प्लूरलिस्ट सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जो रूलिंग क्लास है उसमें भी फैक्शंस देखने को मिल जाएंगे, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट। स्टेट चाहता है कि इन सारे फैक्शंस को एक साथ लेकर के आओ, और जहां पर प्लूरलिस्ट नेशन होता है वहां पर तब तक आप काम नहीं कर सकते जब तक स्टेट का ऑटोनॉमस या न्यूट्रल स्टैंड ना हो। ठीक है, तो ये जो व्यू है काफी पावरफुल है, एक्टिव है। ठीक है, ऑल्दो कुछ ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट उनको इग्नोर कर दिया जाता है, एंड जिनका आप इग्नोर करोगे डेफिनेटली वो फिर क्या करेंगे, स्मूथ फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये है सेकंड जो मॉडल है मार्क्स का, वो यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल। ठीक है, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें द स्टेट एंड द आइडियोलॉजी को, तो मार्क्स और एंजल्स ने स्टेट को विजुअलाइज किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ या फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ मटेरियलिज्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को इग्नोर किया। जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स एंड एंजल्स ने ये माना कि हर एक जहां पर क्लास स्टेट है वहां पर जो गवर्निंग क्लास होगी ऑलवेज डोमिनेट्स इन द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एज वेल। इट डज नॉट मीन कि स्टेट हमेशा किसी एक क्लास को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ व्यू पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स में डिबेट आती है मिलिबन पोल्जन डिबेट के बारे में। मिलिबन पोलंजास की ये जो डिबेट रही, इसके अंदर हम दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, राल्फ मिलिबन और निकोल पोलंजास की। सबसे पहले राल्फ मिलिबन के बारे में स्टडी करते हैं। उनकी जो बुक थी उसके अंदर उनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो स्टेट होता है वो किस तरीके से कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करता है, ये चीज उन्होंने अपनी बुक के अंदर कही। ठीक है, एंड yes state favor the capitalist section, how the social origin of member of the government, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। जिस सोसाइटी से आप या जिस सेक्शन से आप निकल करके गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपने जो भी फॉलोवर्स रहेंगे, फेलो मेंबर्स रहेंगे, उनका फेवर करोगे। आपकी खुद की जो पर्सनल टाइज होती हैं, इन्फ्लुएंस होता है बिटवीन द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड रूलिंग क्लास एलिट्स, तो वो भी काफी हद तक स्टेट के नेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो स्टेट है इन दीज सोसाइटीज इज प्राइमरली एंड इनएविटेबली द गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट व्हिच आर डोमिनेंट इन देम। इट्स रियल पर्पस इज टू इंश्योर द कंटिन्यूड प्रीडोमिनेंस, नॉट टू प्रिवेंट इट। स्टेटमेंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जहां पर क्लास सोसाइटीज होंगी वहां पर स्टेट क्या होगा, वो डोमिनेंट क्लास का प्रोटेक्टर और गार्जियन होगा। ठीक है, और उसका मेन पर्पस क्या है, वो उनके प्रीडोमिनेंस को मेंटेन करना है, उनको रोकना नहीं है, वो उनके डोमिनेंस को मेंटेन करना ही स्टेट का मेन फंक्शन होता है। ये कहना है राल्फ मिलिबन का। ऑन दी अदर हैंड निकोल पोलंजास कहते हैं दैट स्टेट इज ऑब्जेक्टिवली ए कैपिटलिस्ट एंटिटी, यानी कि स्टेट का मेन मुद्दा ही कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रिजर्व करना है, इसके अलावा स्टेट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास के मेंबर वही हो जो मान लीजिए जो स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, वो लोग रूलिंग क्लास के ही मेंबर हो, दिस इज मेयरली ए कोइंसिडेंस। यानी कि जो स्टेट है दैट रिप्रोड्यूसेस द कैपिटलिस्ट रिलेशंस, बिना ये जाने कि चार्ज में कौन है, बिना ये जाने कि हेड कौन है, बिना ये पता किए कि वहां पर जो मेन डिसीजन मेकर है वो कौन है, दैट मीन्स विदाउट या रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन चार्ज।
So the relation between the bourgeoisie class and the state is an objective relation. इसका मतलब कि स्टेट का फंक्शन जो भी है, अगर वो अपने काम करते समय अगर वो डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, दैट इज कोइंसिडेंस, coincide, sorry, not coincidence, that class coincide, and it is by reason of the system itself कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है ऑफ मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास इन द स्टेट अपैरेटस, इट इज नॉट द कॉज बट द इफेक्ट. ठीक है, यानी कि जो रूलिंग क्लास है अगर वो स्टेट अपैरेटस में आपको दिख रही है, देन इट इज द कॉज ऑफ द रीजन, इट इज नॉट द कॉज, इट इज द इफेक्ट. हम पढ़ते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी, वही है ये. Then there are some inadequacy in the Marxist theory of state. तो वो देख लेते हैं क्या क्या inadequacy है, और इसी के साथ हमारी जो Marxist theory है वो खत्म होगी. एंड फिर हम देखेंगे जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव रहा, दूसरा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में. सबसे पहले बात करेंगे inadequacy in the Marxist theory of state में रॉबर्ट डाल के बारे में. रॉबर्ट डाल कहते हैं कि मार्क्सिज्म को आप एक पॉलिटिकल थ्योरी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक एडिक्वेट पॉलिटिकल थ्योरी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो जैसे डेमोक्रेसी के बेसिक प्रोपोजिशंस होते हैं, सब डेमोक्रेसी क्या मानती है कि हाँ ऐसे वैल्यूज जिनके ऊपर सब एग्री करें, हर पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर एग्री करे, और डेमोक्रेसी के जो बेसिक पिलर्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सब डिफेंड करें. ठीक है, इसके बेसिस पे वी कैन नॉट एक्सेप्ट द मार्क्सिज्म एज एन एडिक्वेट पॉलिटिकल थ्योरी. अब डेमोक्रेसी की बेसिक प्रोपोजिशन क्या है? पहला तो ये कि सोसाइटी अगर कॉम्प्लेक्स होती है तो वहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसे कंफ्लिक्ट को आप कैसे रिजोल्व करोगे? आपने मेजोरिटी के तो बारे में सोच लिया, बट आपने माइनॉरिटी राइट्स के बारे में भी सोचना है. आप पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हो, आपको फ्री कंपटीशन की भी वहां पे छूट दी गई है. तो ये होता है डेमोक्रेसी. ठीक है, आप इसके बेसिस पे मार्क्सिज्म को एक एडिक्वेट पॉलिटिकल थ्योरी नहीं मान सकते. पहला तो ये कि अगर हम सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, है ना, हार्मनी की अगर हम बात करते हैं, तो ये चीज तो आएगी नहीं. फिर डेमोक्रेसी मानती है कि यस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, सोशलिस्ट सोसाइटी कह रही है कि हार्मनी होनी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल. दूसरा, यहाँ पे नहीं आएगा, मार्क्सिज्म ने कोई क्लू ही नहीं दिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन सोशलिस्ट सोसाइटी. उन्होंने तो क्रिटिसाइज किया है, बट उन्होंने अल्टरनेटिव तो नहीं बताया ना. जब तक वो अपना स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, तब तक काम नहीं चलेगा. तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आपको नहीं देके जाते. देन एक है जैसे इंडिया की है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. आप मार्क्सिस्ट आइडियाज को पढ़ सकते हो, लेकिन मार्क्सिस्ट आइडियाज आपको वो प्रिंसिपल्स नहीं देते, या उस कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव मार्क्सिज्म के पास नहीं है. दैट इज द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म बाय राल्फ डाल. इसके अलावा ये कहते हैं ना ही मार्क्स ने और ना ही लेनिन ने जो स्टेट उन्होंने बताया उस स्टेट को कौन रूल करेगा, उसके जो लॉ होंगे उसके बारे में कोई बात नहीं की. नीदर द मार्क्स नॉर लेनिन स्पोक ऑफ अ लॉ गवर्न्ड स्टेट, बिकॉज उनका ये मानना था कि इवेंचुअली स्टेट तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाएगी. मार्क्स ने खुद राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, पावर, रोल ऑफ अथॉरिटी, इन सारे मुद्दों के ऊपर कभी जिक्र ही नहीं किया. और अगर हम लिबर्टेरियन विजन से देखें, उनके पर्सपेक्टिव से समझिए, देन मार्क्स खुद मतलब एब्सोल्यूट, टोटल, कंसेंट्रेटेड स्टेट पावर, अनरिस्ट्रेन्ड, अनलिमिटेड, इन्हीं वर्ड्स के अराउंड घूमते रहे. कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत ही कम फेद था. ठीक है, और उनका जो मेन फोकस था वो किस पे रहा? बुर्जुआजी को खत्म करने पे, उनके ऑपरेशन डोमिनेशन इसी एस्पेक्ट पे रहा. फॉर्मल डेमोक्रेसी पे उनका बहुत ही कम ध्यान रहा. नेक्स्ट ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोटेक्शन है उसको ओवरलुक कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. एंड नेक्स्ट हम कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबोव द लॉ. अल्टीमेटली आपको एक कानून के तहत काम करने को काम करना पड़ेगा. एंड आपके लिए क्या है अल्टीमेट रूल? आपका संविधान है.
अब कोई भी आर्बिट्रेरी वे में रूल नहीं कर सकता, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। एंड फ्रीडम इट इंश्योर्ड अगेंस्ट द फिजिकल हार्म। होता है ना कि अगर हम जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को छीन करके वहां पर कम्युनिटी कंट्रोल लाना चाहेंगे, दैट विल क्रिएट द रिवोल्ट। बट रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करके सबके इंटरेस्ट को सोल्व करके एक रियल वे में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। रियल हार्मनी तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कोशिश की जाती है। एंड मार्क्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ डेमोक्रेसी in empowering people being more revolutionary than a bloody violent revolution itself. मार्क्स ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में डेमोक्रेसी के रोल को नहीं समझा, उन्होंने महज रिवोल्यूशन को इंपॉर्टेंट माना। दैट इज द मेजर क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय द कार्ल मार्क्स। ठीक है, बट स्टिल मार्क्सिज्म इज अ डोमिनेंट थ्योरी, और ये माना जाता है कि अगर आप अपनी 20s में अगर आप मार्क्स की थ्योरी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, दैट मीन्स यू आर नॉट रीडिंग इनफ। और अगर आप 30s तक भी जाते जाते सेम चीज में बिलीव रखते हो, देन यू आर एन इडियट। Obviously, it influences the theory. It influences the youth. The theory influences the youth. एंड ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बार भी पढ़ लेते हो, देन यू फील कि क्या है फिर ये कैपिटलिस्ट क्लास, यानी जो कंपनी लगाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो होने ही नहीं चाहिए, सब कुछ वर्कर्स के हाथों में होना चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर किसी सोसाइटी को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, देन देर इज अ नीड टू हैव द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास और द डोमिनेंट क्लास। ओके, डोमिनेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, बट यस, देर इज अ नीड टू हैव द कैपिटलिस्ट क्लास और द सोशलिस्ट क्लास। तो चलिए खत्म करते हैं आज का डिस्कशन यहीं पे। कल हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल मेथड, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।